नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं नॉलेज अप टू डेट चैनल। तो हमारे एक साथी ने मुझे कहा कि सभी रिले का एक साथ एक वीडियो बनाइए ताकि हम कभी भी देखें तो सभी रिले का एक ही वीडियो में मालूम पड़ जाए और हमको अलग अलग नहीं ढूंढना पड़े। तो मैं सभी रिले का एक वीडियो बनाता हूँ। देखिए, रिले क्यों लगाई गई है? काम चेक करने के लिए लगाई गई है या सेफ्टी के लिए लगाई गई है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई ऑक्सिलरीज काम नहीं करती है, मशीन काम नहीं करती है, तो रिले डी एनर्जाइज होकर उसको ट्रिपिंग देती है, या कभी कहीं फॉल्ट आता है तो वो रिले एनर्जाइज होकर वीसीबी को ट्रिप कराते हैं। इस प्रकार रिले का काम होता है। तो आज बात करते हैं सबसे पहले Q118 के बारे में। Q118 इलेक्ट्रिकल रिले है और बैटरी के वोल्टेज से ये एनर्जाइज होती है। टीआर पैनल पर लगी हुई है। Q118 पर विभिन्न ऑक्सिलरियों के इंटरलॉक लगे हुए हैं। तो ये ऑक्सिलरियों के इंटरलॉक क्यों लगे हैं कि जैसे कि कभी ये ऑक्सिलरियां अगर काम करना बंद कर दे तो Q118 डी एनर्जाइज होकर 5.63 सेकंड में वीसीबी को ट्रिप करा देगी। आर्नो वाले लोगों में Q118 पर सबसे ऊपर C118 का एनसी इंटरलॉक है कि भाई कभी C118 क्लोज अवस्था में अटका रह गया तो यहाँ से एनसी खुल जाएगा और वीसीबी को ट्रिप करा देगा। फिर 105, 106, 107 के एनसी इंटरलॉक है। तो यहाँ से ट्रिपिंग प्राप्त करते हैं हम। BLVMT क्लोज करने पर अगर कोई ब्लोअर काम नहीं करता है, यानी कि कॉन्टेक्टर तो क्लोज हो जाता है लेकिन ब्लोअर काम नहीं करता है, तो यहाँ से ट्रिपिंग मिलेगा। QVMT1, QVMT2, QVRH एनर्जाइज नहीं होगी और एनो इंटरलॉक खुलेगा और यहाँ से ट्रिपिंग मिलेगा। और बाकी जो QPH, QVSL1, QVSL2, QCVR के इंटरलॉक है वो उनका अपना अपना काम चेक करने के लिए इंटरलॉक लगे हुए हैं। Q46 का इंटरलॉक MP को 0 पे रखा, GR 0 पे नहीं आया, 46 एनर्जाइज होकर VCB को ट्रिपिंग प्राप्त कराने के Q46 का एनसी इंटरलॉक दिया हुआ है। 105, 106, 107 के एनो इंटरलॉक दिए हुए हैं। वो इसलिए दिए हुए हैं कि कभी BLVMT क्लोज करें, कॉन्टेक्टर ही क्लोज नहीं हुए तो छठी नॉच पर DJ ट्रिपिंग हो जावे। इस प्रकार Q118 पे बहुत सारे इंटरलॉक दिए हुए हैं और Q118 का एक इंटरलॉक Q44 पर दे दिया है। अगर Q118 इनर्जाइज नहीं होगी तो VCB क्लोज नहीं होगा, इसलिए वो इनर्जाइज होना जरूरी है। अगर ये इनर्जाइज नहीं होती है तो ये देखेंगे, बैटरी वोल्टेज देखेंगे, C118 का ओपनिंग देखेंगे, 105, 106, 107 का ओपनिंग देखेंगे, GR 0 पे है कि नहीं वो देखेंगे, 100 और ये सारी बातें देखने के बाद भी इनर्जाइज नहीं होती है तो उसको मैन्युअली भी इनर्जाइज कर सकते हैं। अगर आपने उसको मैन्युअली इनर्जाइज किया तो सभी ब्लोअरों के चलने तक उसको पकड़ के दबा के रखना है, फिर बाद में छोड़ सकते हैं। छोड़ने पर वो फिर डी एनर्जाइज हो जाती है तो उसको वेज भी कर सकते हैं। वेज करने पर चार सावधानियां रखेंगे। एक तो VCB जैसे क्लोज करते हैं तो C118 का ओपनिंग जरूर चेक करेंगे और MP को 0 पर लाने पर GR अगर GR 0 पर नहीं आता है तो VCB को ट्रिप कर देंगे और सभी ऑक्सिलरियों का काम 10-10 मिनट में चेक करेंगे। BLDJ क्लोज किया, BLRDJ को प्रेस किया, LSCH में बुझे ना बुझे 3 से 4 सेकंड में BLRDJ को छोड़ देंगे। ये Q118 को वेज करने पर सावधानियां। तो ये थी Q118 के बारे में जानकारी। अब हम अगली रिले की ओर आगे बढ़ते हैं, Q50 के बारे में देखते हैं। तो आज बात करते हैं P1 के बारे में। P1 और P2 का साथ में ही बात कर लेते हैं। तो P1 और P2 जो है वो प्रेशर रिले है, जैसे RGCP होती है, RGEB होती है, इसी प्रकार की प्रेशर रिले है। इनके ऊपर मतलब पाइप भी रहेगा, हवा का कनेक्शन और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी रहेगा। सर्किट में, न्यूमेटिक सर्किट में देखेंगे तो इसका कनेक्शन P1 का कनेक्शन A9 और MU2B के बीच में जो पाइपलाइन जा रही है उसके साथ किया हुआ है और P2 का कनेक्शन डायरेक्ट BP पाइप पे किया हुआ है। अब क्या होगा जब A9 को हम एप्लीकेशन पे ले जाएंगे तो P1 पिकअप होगा और P1 पिकअप होके PR1 इलेक्ट्रिकल रिले को एनर्जाइज करेगा और PR1 का NC इंटरलॉक ऑटो फ्लैशर का जो सर्किट है वहाँ से खुल जाएगा ताकि ऑटो फ्लैशर सर्किट काम न करे, यानी कि अपने आप फ्लैशर लाइट जलना, बजर बजना, LED प्रकाशित होना, ये सब जो काम होते हैं वो नहीं होंगे, उन काम को ये रोक देगा। क्योंकि A9 से जब अपन BP प्रेशर ड्रॉप कर रहे हैं तो उसमें नॉर्मल कंडीशन है, उसमें ऑटो फ्लैशर जलाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ऐसा सर्किट बनाया गया और P1 जो है वो ये काम करती है। यानी कि ऑटोमेटिक जो फ्लैशर सर्किट है
उसको रोकती है। P2 का क्या काम है? P2 का कनेक्शन डायरेक्ट BP पाइप पे लगा हुआ है, और जब जब भी अचानक BP प्रेशर ड्रॉप होता है, चाहे चेन पुलिंग से हो, चाहे ट्रेन पार्टिंग से हो, चाहे BP पाइप फटने से हो, कैसे भी हो, BP प्रेशर अचानक ड्रॉप होगा तो P2 पिकअप हो जाएगी, और पिकअप हो के PR2 भी इनर्जाइज होगी, जिससे ऑटो रिग्रेशन आएगा, और P2 का इंटरलॉक जो है वो ऑटो फ्लैशर के सर्किट पर लगेगा, जिससे ऑटो फ्लैशर सर्किट चालू हो जाएगा, ऑटोमेटिक फ्लैशर लाइट जल जाएगी, बजर बजेगा, और LED भी प्रकाशित हो जाएगी, ऑटो रिग्रेशन भी आ जाएगा। तो इस प्रकार P1 P2 एक दूसरे के विरुद्ध काम करती है। तो जब हम A9 को ऑपरेट करते हैं तो A9 को ऑपरेट करने में P2 भी पिकअप होती है, क्योंकि BP प्रेशर ड्रॉप होता है, लेकिन उस समय P1 पहले हो जाती है, क्योंकि P1 का और P2 के सेटिंग में थोड़ा डिफरेंस रखा गया है। तो P1 पहले पिकअप हो जाने से NC इंटरलॉक खुलेगा, और P2 भले पिकअप हो, उसका इंटरलॉक भी भले लगो, लेकिन P1 पिकअप होने से PR1 का NC इंटरलॉक खुल जाएगा और ऑटो फ्लैशर सर्किट को बंद कर देगा। तो ये था P1 और P2 के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं Q45 के बारे में। Q45 GR के गलत ऑपरेशन विरुद्ध से सुरक्षा के लिए लगाई गई है, यानी कि GR इसके ऊपर GR0 का कैम कॉन्टेक्ट लगाया है, और वो इसलिए लगाया है कि अगर GR इनिशियल में 0 पर नहीं है तो VCB क्लोज नहीं होगा, क्योंकि GR अगर किसी नॉच पे और VCB क्लोज हो जाए तो आप जानते हैं कि वो गलत ऑपरेशन है, एकदम जर लगेगा, टूट फूट होगी, और वो गलत बात है। इसके लिए GR0 का कैम कॉन्टेक्ट GR0 पे होगा, तभी Q45 इनर्जाइज होगी, और Q45 इनर्जाइज होने से एनो इंटरलॉक Q44 पर लगेगा, और Q45 का एनो इंटरलॉक C118 पर भी लगेगा, और आगे की कार्रवाई होगी। तो इस प्रकार Q45 GR के गलत ऑपरेशन को रोकती है। Q45 इनर्जाइज होके EF DJ को इनर्जाइज करती है, C118 को क्लोज करती है, और जिससे DJ क्लोज होता है। तो ये GR की गलत ऑपरेशन के विरुद्ध सुरक्षा के लिए TR पैनल पर लगी हुई है, और ये भी इलेक्ट्रिकल रिले है। इसको वेज करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये तो थोड़ी देर के लिए ही ऑपरेट होती है और फिर डी इनर्जाइज हो जाती है। जब तक BLRDJ को दबाते हैं तब तक ये इनर्जाइज होती है, BLRDJ को छोड़ते हैं डी इनर्जाइज हो जाती है, इसलिए वेज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कभी ये इनर्जाइज नहीं हो रही है तो मैन्युअली कर सकते हैं 3-4 सेकंड के लिए, बाद में छोड़ दीजिए, काम हो गया। जो काम BLRDJ से कर रहे थे वो Q45 को दबा दिया तो भी हो सकता है, लेकिन साथ में BLDJ क्लोज होना जरूरी है। BLDJ क्लोज होगा तो ही MTDJ की तरफ सप्लाई आगे जाएगी, और इस रिले को कभी भी वेज करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं Q46 के बारे में। Q46 की ब्रांच आपको टेप चेंजर कंट्रोल सर्किट में मिलेगी, और ये रिले GR के गलत ऑपरेशंस के विरुद्ध सुरक्षा के लिए लगाई गई है। यानी कि अगर GR का गलत ऑपरेशन होता है तो ये रिले इनर्जाइज होती है, इसका NC इंटरलॉक Q118 की ब्रांच पर खुल जाता है और DJ VCB ट्रिप हो जाता है। जैसे कि MP 0 पे रखा आपने और गाड़ी हमारी नॉच पे चल रही है और GR किसी पूरी नॉच पर अटक गया, यूँ समझो कि 16 नॉच पर अटक गया, तो क्या होगा, नुकसान क्या होगा कि हम चाहते हैं कि GR 0 पे आ जाए, और GR तो 0 पे आता ही नहीं है, तो गाड़ी तो चलती रहेगी। इसके लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। इस प्रकार अगर GR अटक जाता है पूरी नॉच पर तो MP को 0 पर रखते ही Q46 इनर्जाइज होगी और VCB ट्रिप हो जाएगा। अब आप बोलेंगे साहब MP तो 0 पे हम रखते ही है वैसे भी, तो DJ ट्रिप क्यों नहीं होता? उस समय क्या होता है कि GR अटका हुआ नहीं होता है, तो MP को 0 पे रखते Q46 इनर्जाइज डी इनर्जाइज, इनर्जाइज डी इनर्जाइज, इनर्जाइज डी इनर्जाइज, ऐसे होती रहती है, क्योंकि Q46 पर GR का इंटरलॉक लगा हुआ है, GR 0 एंड फुल नॉच का। तो उसके कारण क्या होता है कि वो इनर्जाइज होती है, डी इनर्जाइज होती है। GR पूरी नॉच पे आता है तो इनर्जाइज होती है, आधी नॉच पे जाता है डी इनर्जाइज हो जाती है। तो इस प्रकार अगर लगातार 5 सेकंड तक Q46 इनर्जाइज रहे तो NC इंटरलॉक खुलकर Q118 के द्वारा DJ ट्रिप हो जाएगा। नॉर्मल केस में जब GR नहीं अटका है तो फिर DJ ट्रिप नहीं होगा, वो इनर्जाइज डी इनर्जाइज होती रहेगी। तो
तो इस प्रकार Q46 जो है वो GR के गलत ऑपरेशन के विरुद्ध सुरक्षा के लिए जानबूझकर लगाई गई है। अब बात करते हैं Q50 रिले के बारे में। Q50 रिले भी इलेक्ट्रिकल रिले है, TR पैनल पर लगी हुई है और बैटरी के वोल्टेज से ही ये भी इनर्जाइज होती है। तो ये कब इनर्जाइज होती है? जब हम MPJ को फॉरवर्ड या रिवर्स में रखते हैं, तब अगर रिवर्सर सेट हो जाए, CTF रनिंग पर हो, तब ये इनर्जाइज होती है। इसके इनर्जाइज होने की 5 शर्तें हैं। कौन कौन सी शर्तें हैं? BL अनलॉक होना चाहिए, DJ या VCB क्लोज होना चाहिए, MPJ जाने वाली दिशा में होना चाहिए, CTF रनिंग पर होना चाहिए और J1 J2 जाने वाली दिशा में सेट होना चाहिए और GR 0 पर भी होना चाहिए। ये सारी शर्तें जब कंप्लीट होगी तो ही Q50 इनर्जाइज होगी। Q50 को ट्रैक्शन सर्किट की सुपरवाइजर रिले भी कहते हैं, क्योंकि ये सारी जो बातें हैं वो ट्रैक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सारी शर्तें पूरी हो जाएगी, Q50 उनको सुपरवाइज करेगी और फिर ये इनर्जाइज हो जाएगी। और जब Q50 इनर्जाइज होगी तो Q50 का NO इंटरलॉक लाइन कॉन्टेक्टर के कंट्रोल सर्किट पर और टेप चेंजर के कंट्रोल सर्किट पर क्लोज होगा, V1 V2 पर और L1 से L6 के कंट्रोल सर्किट पर, तो ही नॉच आएगा और तो ही लाइन कॉन्टेक्टर क्लोज होंगे। इसलिए Q50 को कहते हैं ट्रैक्शन सर्किट की सुपरवाइजर रिले। अगर Q50 इनर्जाइज नहीं होगी तो नॉच भी नहीं आएगा, लाइन कॉन्टेक्टर भी क्लोज नहीं होंगे, यानी कि गाड़ी मूव नहीं होगी। ज़रूरत पड़ने पर Q50 को इनर्जाइज न हो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण तो वेज भी कर सकते हैं। अगर Q50 को वेज कर दिया है तो सावधानी बड़ी ज़बरदस्त रखनी पड़ती है। हमें जब भी लोगों की दिशा चेंज करेंगे, J1 J2 खुद जाकर सुनिश्चित करेंगे कि वांछित दिशा में सेट हो गए कि नहीं हो गए, यानी कि जाने वाली दिशा में सेट हुए या नहीं हुए तो हमें करना पड़ेगा, तो ही Q50 को वेज करना है। और CTF को भी देखना है रनिंग पे है कि नहीं। ये सब बातें देखने के बाद ही Q50 को वेज करना है। अगर Q50 को वेज कर दिया तो एक सावधानी ये भी है कि जब भी DJ ट्रिप हो जाए तो ऑटो रिग्रेशन नहीं आएगा, क्योंकि DJ VCB ट्रिप होने पर Q50 के द्वारा ही ऑटो रिग्रेशन आता है। अब आपने Q50 को वेज कर दिया, डी इनर्जाइज नहीं होगी, ऑटो रिग्रेशन नहीं आएगा। तो जैसे ही DJ ट्रिप हो जाए, अगर नॉच पे है गाड़ी, तो हमें MP को 0 पर रख देना चाहिए ताकि रिग्रेशन आ जाए। तो ये थी कुछ सावधानियाँ। और Q50 के बाजू में LSC 145 एक लैंप लगा हुआ है, तो जब भी Q50 को वेज करते हैं उस लैंप को भी देखना है। ये Q50 से रिलेटेड है इसलिए बता रहा हूँ। अगर वो लैंप प्रकाशित है तो Q50 को वेज नहीं करना है, पहले C145 को छुड़ाना है, यानी कि ओपन करना है, उसके बाद ही Q50 को वेज करना है। तो Q50 TR पैनल पर रहती है और इसको वेज करने पर क्या सावधानी है उसके बारे में आज हमने चर्चा की। धन्यवाद। अब बात करते हैं Q100 के बारे में। Q100 ऑक्सिलरी सर्किट की सुपरवाइजर रिले है, TR पैनल पर लगी है, इलेक्ट्रिकल रिले है और बैटरी के वोल्टेज से ही ये भी इनर्जाइज होती है। इनर्जाइज कब होती है? आर्नो का स्टार्टिंग फेज सप्रेस होने के 5 सेकंड के बाद। ये सिर्फ आर्नो वाले लोको में ही पाई जाती है, ऐसा यूनिट वाले लोको में Q100 नहीं होती है। तो कभी ये जो इनर्जाइज होती है तब इसका एनो इंटरलॉक ऑक्सिलरी के सर्किट पर लगता है, जिससे समस्त ऑक्सिलरियाँ चलती है, कंप्रेशर हुए, ब्लोअर हुए, जो भी ऑक्सिलरियाँ हैं सब इसके एनो इंटरलॉक के द्वारा ही चालू होगी। जो स्वतंत्र ऑक्सिलरियाँ उसकी बात है। Q100 कभी इनर्जाइज ना हो तो ये स्वतंत्र ऑक्सिलरियाँ नहीं चलेगी। इसके लिए हम Q100 को वेज भी कर सकते हैं। अगर Q100 को वेज किया तो उसकी सावधानी बनती है कि जब भी VCB ओपन होगा हमें BLVMT ओपन करना होगा और साथ में MPJ को 0 पर लाना होगा, ताकि C105, C106, C107 ओपन हो जावे, उनके NC इंटरलॉक Q11 पे लग जावे और पुनः अपन VCB क्लोज कर सके। इसलिए Q100 को कभी भी वेज किया है तो ऐसा करना होगा। और बाकी जो ऑक्सिलरियाँ हैं एक एक स्विच क्लोज करेंगे। BLMT क्लोज किया, थोड़ा सा सभी ऑक्सिलरियों को चलने देंगे, उसके बाद में BLCP को क्लोज करेंगे ताकि
थोड़ा गैप मिले उनको चलने के लिए। तो ये Q100 जो है इसको CCA फ्यूज से सप्लाई मिलती है, इसको वेज भी कर सकते हैं, ऑक्सिलरी सर्किट की सुपरवाइजर रिले है। अब बात करते हैं Q119 के बारे में। Q119 भी इलेक्ट्रिकल रिले है और TR पैनल पर ही लगी हुई है। ये बैटरी को ऑन करते ही एनर्जाइज हो जाती है। Q119 की ब्रांच पर C101, C102 और C103 यानी कि जो कंप्रेसर के कॉन्टेक्टर हैं उनके NC इंटरलॉक लगे हुए हैं। तो नॉर्मल में हम जानते हैं कि कंप्रेसर के कॉन्टेक्टर ओपन ही रहते हैं, तो उनके NC इंटरलॉक लगे रहते हैं, तो बैटरी को ऑन करते ही Q119 एनर्जाइज हो जाती है। ये काम क्या करती है? ये काम ये करती है कि एक तो VEUL वाल को एनर्जाइज करती है। ये जैसे एनर्जाइज हुई, VEUL वाल पर लगा इंटरलॉक, VEUL वाल एनर्जाइज हो जाएगा और एनर्जाइज होके हवा का रास्ता खोलेगा, यानी कि कंप्रेसर जब स्टार्ट होंगे तो 5 सेकंड तक वहाँ से हवा बाहर निकलती रहती है। ये टेम्पोराइज रिले 5 सेकंड के लिए। तो दूसरा काम इसका ये है कि कंप्रेशन नंबर 3 जो है वो कंप्रेशन नंबर 1 और 2 स्टार्ट होने के 5 सेकंड के बाद कंप्रेशन नंबर 3 स्टार्ट होगा। तो Q119 का एक टेम्पोराइज इंटरलॉक C103 पे है और दूसरा एक इंटरलॉक जो है VEUL पे। तो Q119 दो काम करती है। इसको वेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये तो टेम्पोराइज रिले है और काम भी इसका अलग टाइप का है, तो इसको वेज नहीं करते हैं, वैसे बैटरी को ऑन करते ही एनर्जाइज हो जाती है। अब कभी ये बैटरी को ऑन करने पर एनर्जाइज नहीं हो, कट पैदा हो जाए, खराबी हो, तो क्या होगा? तो कंप्रेशन नंबर 3 जो है वो नहीं चलेगा क्योंकि उसके ऊपर इंटरलॉक इसका नहीं लगेगा ना 5 सेकंड के बाद में, तो वो नहीं चलेगा। तो हमको मालूम पड़ेगा, तो फिर हम उसके अनुसार ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। और VEUL वाल भी एनर्जाइज नहीं होगा तो वहाँ से वो बैक प्रेशर जो नहीं निकालेगा, तो बिना बैक प्रेशर के कंप्रेसर भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ज़्यादा कोई बड़ा फेलियर नहीं होता है Q119 अगर डी एनर्जाइज भी रह जाए तो। धन्यवाद। अब बात करते हैं Q44 के बारे में। Q44 रिले भी इलेक्ट्रिकल रिले है और बैटरी के वोल्टेज से ही एनर्जाइज होती है। TR पैनल पर लगी हुई है। इसके ऊपर Q30 का एक एनो इंटरलॉक लगा हुआ है। अगर कभी नो टेंशन हो जाए तो एनो इंटरलॉक खुलता है, Q44 डी एनर्जाइज होकर VCB को ट्रिप कराती है। और Q44 पर ही Q118 का एनो इंटरलॉक लगा है, टेम्पोराइज वाला। तो यहाँ पे Q118 जब डी एनर्जाइज होती है तो एनो इंटरलॉक यहाँ से खुलता है और Q44 डी एनर्जाइज होकर VCB को ट्रिप कराती है। जो टेम्पोराइज इंटरलॉक है ना वो 5 सेकंड के बाद खुलता है। इसलिए जब भी Q118 डी एनर्जाइज होती है तो 5.63 सेकंड अपन बोलते हैं, तो 0.6 सेकंड तो Q44 का है, 5 सेकंड Q118 का और 0.03 स्वयं MTDJ का। इस प्रकार 5.63 सेकंड हो जाता है। Q44 कभी एनर्जाइज नहीं होती है तो इसके ऊपर GR0 एंड बिटवीन नोज का कैम कॉन्टेक्ट लगा हुआ है। तो इनिशियल में GR0 पर होना चाहिए, या GR को हम क्या करेंगे, SMGR हैंडल लगाकर 1-2 नॉच प्रोग्रेशन 1-2 नॉच रिग्रेस करके देखेंगे। अगर इंटरलॉक नहीं लगता होगा तो लग जाएगा। तो इस प्रकार वो इंटरलॉक लग जाता है तो फिर हम Q44 एनर्जाइज हो जाती है। फिर भी एनर्जाइज नहीं होती है तो उसको मैन्युअली भी कर सकते हैं। मैन्युअली करके 3-4 सेकंड में उसको छोड़ देना चाहिए, ज़्यादा देर तक दबा के नहीं रखना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। Q44 को वेज करना मना है, लेकिन सीनियर डी TRO की परमिशन लेकर उसको वेज किया जा सकता है। वेज करने पर बड़ा गंभीर मामला होता है, यानी कि बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती है, इसलिए बड़ा सावधानी से काम करना चाहिए। क्योंकि Q44 वेज कर दिया तो Q118 की वो चारों सावधानियाँ तो है ही, साथ में Q44 की एक एक्स्ट्रा सावधानी हो जाती है कि अगर जब नॉचिंग पे हैं हम, नॉच पे लोको चल रहा है, तो RGR जैसे ही गर्म हो जाता है, अगर आपको लगता है कि RGR हॉट हो गया है तो तुरंत VCB ओपन करना चाहिए, नहीं तो RGR जल जाएगा। इसके लिए Q44 को वेज करना अलाउ नहीं किया है। जरूरत पड़ने पर कर सकते हैं इन सावधानियों के साथ, अधिकारी की परमिशन लेके। तो ये था Q44 के बारे में। Q44 को लोकोमोटिव में लगाने का मेन मकसद ये है कि GR कभी बिटवीन नॉच के अंदर अटक जाए तो GR के रोलर को नुकसान हो सकता है आर्किंग के कारण, या GR एक नॉच से दूसरी नॉच पर जाने में ज़्यादा समय लेता है, तो
तो ये रिले डी एनर्जाइज होकर GR की सुरक्षा करती है। इसीलिए इस पर GR 0 एंड फुल नॉचेस का कैम कॉन्टैक्ट लगाया है। बिटवीन नॉच पे कैम कॉन्टैक्ट खुलता है और फिर वापस 0 एंड फुल नॉचेस पर लग जाता है। नॉचेज पर खुलता है और वो खुला हुआ रह जाए अगर 0.6 सेकंड से ज़्यादा, वो कब रह सकता है? या तो GR ट्रैवलिंग में एक नॉच से दूसरी नॉच ट्रैवल करने में ज़्यादा समय लेवे, या अटक जाए बिटवीन नॉच पे, तो ये खुल जाएगा और डीजे को ट्रिप करा के GR की सुरक्षा करेगा। इस प्रकार Q44 Q118 की सहायक रिले भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंटरलॉक Q118 पर लगाए, फिर उसका Q118 का एक इंटरलॉक Q44 पर लगा दिया, तो उसकी सहायक रिले हो गई। दूसरा, ये GR की गलत ऑपरेशन के विरुद्ध सुरक्षा भी करती है। तो ये था Q44 के बारे में। Q44 पर एक इंटरलॉक आपने और देखा होगा, QVSI 1 और QVSI 2 का, उसको GR 0 से बाईपास किया हुआ है। तो वो इसलिए है कि कभी MVSI काम करना बंद कर दे तो हमें फर्स्ट नॉच पे डीजे ट्रिपिंग मिलेगा, उसके अनुसार हम ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। तो ये थे Q44 पर लगे इंटरलॉक और Q44 क्यों लगाया गया लोकों में, इसके बारे में जानकारी। अब बात करते हैं Q-Con के बारे में। Q का मतलब रिले, CON, कॉन का मतलब होता कन्वर्टर। तो ये SI यूनिट वाले लोकों में पाई जाती है, और जब SI यूनिट ठीक तरह से काम करने लग जाता है तो Q-Con के ऊपर एक इंटरलॉक लगता है। जो SI यूनिट 6 से 10 सेकंड में चालू हो जाता है ना, तो वो इंटरलॉक लगता है। पूरा वोल्टेज यूँ समझो कि SI यूनिट जनरेट करने लग गया तो वो इंटरलॉक लग जाएगा और Q-Con रिले इनर्जाइज हो जाएगी। क्यों Q-Con इनर्जाइज होके Q-Con का एक एनो इंटरलॉक SI यूनिट वाले लोगों में ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट पर लगता है। आगे फिर MCP वगैरह उस Q-Con के द्वारा चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट में ब्लोवर सम्मिलित नहीं। ब्लोवर क्या है कि वो तो पहले से BLMT क्लोज कर दो तो SI यूनिट के साथ ही स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन Q-Con का इंटरलॉक CP के लिए काम लाया जाता है। अगर Q-Con फिर एनर्जाइज नहीं होगी तो कंप्रेसर चालू नहीं होंगे। Q-Con का एक NC इंटरलॉक Q118 भी दिया हुआ है। वो इसलिए दिया हुआ है कि कभी भी जब न्यूट्रल सेक्शन में से गाड़ी जाती है तो हमने क्या VCB को ओपन किया, VCB तो ओपन हो गया, लेकिन वहां पे ऐसा यूनिट चलने में 6 से 10 सेकंड लगता है, तो वापस BLMT क्लोज है। अगर क्लोज किया BLMT और VCB क्लोज कर दिया वापस, तो ऐसा यूनिट चलने में 6 से 10 सेकंड लगेंगे। तब तक Q118 तो 5 सेकंड के लिए टेम्पोराइज है। तो जब 6 से 10 सेकंड लगेंगे और इधर C105, C106, C107 के NC इंटरलॉक खुल जाएंगे, तो फिर वो Q118 मेंटेन कैसे रहेगी? तो ये Q-Con के NC के द्वारा Q118 मेंटेन रहती है, और फिर बाद में जब Q-Con एनर्जाइज हो जाती है तो NC भी खुल जाता है। फिर बाद में कोई ऑक्सिलरी काम नहीं करती है तो Q118 के द्वारा VCB ट्रिप होता है। तो Q-Con अगर एनर्जाइज नहीं हो तो इसको भी वेज कर सकते हैं। ये भी एक इलेक्ट्रिकल रिले TR पैनल पे लगी है, बैटरी की सप्लाई से एनर्जाइज होती है SI यूनिट के ठीक तरह से काम करने पर। अब ये कभी भी इसको वेज कर दिया है अगर Q-Con को, तो साथ में फिर Q118 को भी वेज करना पड़ेगा, क्योंकि Q-Con को वेज कर दिया तो Q-Con का NC इंटरलॉक तो खुल जाएगा Q118 पे, तो खुल जाएगा तो फिर जब न्यूट्रल सेक्शन में गाड़ी जाएगी तो फिर वहाँ से फिर Q118 डी एनर्जाइज होके डीजे ट्रिप हो जाएगा। इसके लिए Q-Con को अगर वेज करते हैं तो फिर Q118 को भी साथ में वेज करना पड़ेगा, और फिर उसकी सावधानियां भी हमको पालन करनी पड़ेगी। तो आज बात करते हैं QOA के बारे में। Q का मतलब रिले है, O का मतलब अर्थ फॉल्ट, A का मतलब ऑक्सिलरी, यानी कि आर्नो वाले लोकों में ये रिले होती है, SI यूनिट वाले लोकों में ये रिले नहीं होती है। आर्नो या ऑक्सिलरी में कहीं भी कोई भी अर्थ फॉल्ट होगा तो ये रिले बैटरी के द्वारा एनर्जाइज होती है, यानी कि इसका जो सर्किट होता है वो बैटरी से पूरा होता है। जैसे किसी ऑक्सिलरी का अर्थ फॉल्ट हुआ तो अर्थ में गया वो, और अर्थ से बैटरी का जो नेगेटिव सिरा है होबा के द्वारा अर्थ किया हुआ है, तो वहाँ से इसका सर्किट पूरा होके ये रिले एनर्जाइज होती है। और जब ये रिले एनर्जाइज होती है तो इसका NC इंटरलॉक MTDJ की ब्रांच पर खुल जाता है, जिससे VCB या DJ जो भी हो वो ट्रिप हो जाएगा। अब ये रिले जब भी ट्रिप होती है तो इसमें एक टारगेट भी गिरता है। ये रिले TR पैनल पर लगी हुई है, और टारगेट गिरता तो हमको मालूम पड़ता है कि डीजे क्यों ट्रिप हुआ। हाँ भाई, QOA ट्रिप हुई है, इसके कारण डीजे ट्रिप हुआ है, तो फिर QOA की ट्रबल शूटिंग की जाती है। ऑक्सिलरियों और आर्नो में अर्थ फॉल्ट को, कोई खराबी को ढूंढा जाता है, वो खराबी कोई उपकरण में मिलती है तो उसको आइसोलेट करते हैं।
कभी कभी ये रिले ऐसा हो जाता है कि माना कि खराबी कोई मिल नहीं रही है, आर्नो ऑक्सिलरी में कोई भी खराबी नहीं मिल रही है, तो भी ये रिले ड्रॉप होती है। तो हम फिर क्या करते हैं, HQOA जो रोटेटिंग स्विच है टीबी पैनल पर लगा हुआ है उसको 1 से 0 पर रख देते हैं, जिससे QOA रिले बाईपास हो जाती है और RQOA एक रेजिस्टेंस सर्किट में आ जाता है, जिससे अर्थ फॉल्ट कम हो जाता है। लेकिन अगर आपने QOA को बाईपास कर दिया है तो बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। हर 10-10 मिनट में ऑक्सिलरियों को देखते रहना पड़ेगा, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कहीं धुआं वगैरह तो नहीं निकल रहा है, स्पार्किंग तो नहीं हो रही है, क्योंकि फिर कहीं अर्थ फॉल्ट होगा तो फिर QOA ड्रॉप नहीं होगी, डीजे को ट्रिप नहीं कराएगी, आग लगेगी डायरेक्ट। इसके लिए ये सावधानी रखना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। आज बात करते हैं QOP के बारे में। Q का मतलब रिले, O का मतलब अर्थ फॉल्ट से लिया गया है और P का मतलब है पावर सर्किट की। तो QOP कन्वेंशनल लोको में 2 होती है, QOP1 और QOP2, क्योंकि ट्रैक्शन पावर सर्किट को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक RSI 1 से जो सप्लाई आती है और दूसरा जो है वो RSI 2 से सप्लाई जाती है, TM123 एंड TM456। तो 2 सर्किट में विभाजित किया हुआ है ट्रैक्शन पावर सर्किट को। तो सर्किट नंबर 1 की सुरक्षा QOP1 करती है और सर्किट नंबर 2 की सुरक्षा QOP2 करती है अर्थ फॉल्ट से। तो ट्रैक्शन पावर सर्किट में, ट्रैक्शन मोटरों में, लाइन कॉन्टैक्टर में, SL में, RSI ब्लॉक में कहीं भी अर्थ फॉल्ट होगा तो QOP रिले ड्रॉप होगी और QOP का NC इंटरलॉक MTDJ की ब्रांच पर खुलेगा और DJ VCB ट्रिप हो जाएगा। तो जब भी अर्थ फॉल्ट होता है QOP भी बैटरी के द्वारा ही इनर्जाइज होती है। अगर कभी कोई खराबी नहीं मिलती है और फिर भी QOP ड्रॉप हो रही है तो हम HQOP को ऑफ पे रखते हैं। HQOP को ऑफ पे रखने से RQOP नाम का एक रेजिस्टेंस सर्किट में आ जाता है, जिससे अर्थ फॉल्ट करंट कम हो जाता है और फिर DJ VCB ट्रिप नहीं होता, क्योंकि खराबी नहीं मिली फिर करें क्या, तो ये रास्ता करते हैं। लेकिन QOP को अगर बाईपास कर दिया है, आइसोलेट कर दिया है, तो हमें बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। ट्रैक्शन पावर सर्किट को 10-10 मिनट में चेक करते रहना पड़ेगा कि कहीं कोई आग तो नहीं लग रही है, धुआं तो नहीं उठ रहा है, स्पार्किंग तो नहीं हो रही है, कोई खराबी तो नहीं मिल रही है। HQOP को जब भी ऑफ पे रखते हैं तो जब भी गाड़ी रुकती है और तो स्टार्ट करते समय नीचे उतर के पहियों के मूवमेंट को भी देखा जाता है कि पहिए ठीक तरह से घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं। QOP कभी भी ड्रॉप होती है, लॉग बुक में जब एंट्री करते हैं तो QOP ड्रॉप हुई, कितने नॉच पे हुई, कितना एम्पियर था, कितना वोल्टेज था, गाड़ी की गति क्या थी, मौसम कैसा था, ये सब बातें लॉग बुक में लिखना पड़ता है, ताकि क्या है कि शेड में जब लोकोमोटिव जाता है तो फॉल्ट को ढूंढने में आसानी रहती है। क्योंकि अर्थ फॉल्ट कहाँ हुआ है ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम होता है। आँख से दिख जाए तो कोई चिंता नहीं, लेकिन नहीं दिखता और फिर ढूंढना है तो फिर प्रॉब्लम होती है। इसलिए ये सब बातें हमको लिखना पड़ता है। QOP रिले पैनल पर लगी होती है और ये भी टारगेट वाली रिले है। धन्यवाद। अब बात करते हैं QPDJ के बारे में। Q का मतलब रिले है, P का मतलब प्रेशर, DJ मतलब DJ की प्रेशर रिले है। ये भी प्रेशर रिले डिब्बी टाइप ही लगी रहती है, इसके ऊपर भी हवा के पाइप का कनेक्शन रहता है और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी रहता है। यानी कि जब RS में, या यूँ समझो कि DJ का जो रिजर्वायर है उसमें प्रेशर घटकर 4.5 kg हो जाए तो QPDJ डी इनर्जाइज हो जाएगी और QPDJ का इंटरलॉक MTDJ की ब्रांच पे खुल जाएगा। फलस्वरूप MTDJ डी इनर्जाइज होगी और DJ VCB को ट्रिप करा देगी। जब RS का प्रेशर बढ़कर 5.5 kg होगा तब इसका इंटरलॉक जो है वो MTDJ पर वापस लगेगा और उसका सर्किट बनेगा और फिर MTDJ इनर्जाइज होगी और फिर हम VCB क्लोज कर सकते हैं। तो आप कहेंगे ऐसा क्यों लगाया गया, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? देखो, धीरे धीरे अगर प्रेशर कम हो जाए तो फिर VCB ट्रिप ही नहीं होगा, वो क्लोज अवस्था में अटक जाएगा। इसके लिए उसको ओपन करने के लिए भी प्रेशर की ज़रूरत है। अब धीरे धीरे प्रेशर शून्य हो गया तो फिर ओपन कैसे होगा? इसलिए ये सेटिंग क्या होगा, अगर प्रेशर किसी कारण से, लीकेज के कारण से कम होता जा रहा है तो एक बार VCB ट्रिप हो जावे QPDJ के द्वारा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। और क्लोज होने के लिए भी प्रॉपर प्रेशर की ज़रूरत है। तो 5.5 kg प्रेशर बन जावे तभी इसका इंटरलॉक क्लोज हो और उसके बाद वो VCB क्लोज हो। तो ये MTDJ की ब्रांच पे इसका इंटरलॉक लगा हुआ है। लोको में काल की HT कंपार्टमेंट में रहती है, जहाँ VCB का बॉक्स रहता है उसके आजू बाजू में थोड़ा आगे पीछे वहाँ
इस QPDJ को लगाया जाता है। अब बात करते हैं QRS के बारे में। QRS भी इलेक्ट्रिकल रिले है, TR पैनल पर लगी हुई है, बैटरी के वोल्टेज से इनर्जाइज होती है। इसको जरूरत पड़ने पर वेज भी करना पड़ता है। पहले ये काम क्या करती है? इसका काम है कि जब A9 से हम प्रेशर ड्रॉप करते हैं, A9 को इमरजेंसी पे रखते हैं, तो BP प्रेशर जब घटकर 2.5 kg हो जाता है तो RGB यानी कि जो BP प्रेशर पर लगी हुई RGB प्रेशर रिले, RGB का कांटेक्ट QRS से हट जाएगा, QRS डी एनर्जाइज हो जाएगी, QRS का NC इंटरलॉक Q51 पर लग जाएगा, Q51 एनर्जाइज हो जाएगी, जिससे ऑटो रिग्रेशन आएगा। वैसे अन्य किसी भी कारण से BP प्रेशर घटकर 2.5 kg हो जाएगा, जैसे पाइप फट गया, ट्रेन पार्टिंग हो गया, RS वाल्व खोला, तो भी जो है QRS के द्वारा ऑटो रिग्रेशन आएगा। हालांकि P2 भी लगी हुई है ऑटो रिग्रेशन लाने के लिए, लेकिन क्या होता है कि कभी अगर ऑटो फ्लेशर सर्किट का फ्यूज निकाल दिया, मेल्ट हो गया, या वो सर्किट काम नहीं कर रहा है, तो फिर ऑटो रिग्रेशन नहीं आएगा। तो QRS भी जरूरी है, उसके कारण ऑटो रिग्रेशन तो आ जाएगा कम से कम। और A9 से क्या है, ऑपरेट करते हैं तो P1 पिकअप हो जाता है, तो PR1 पिकअप होती है, PR1 का NC इंटरलॉक फिर PR2 के या ऑटो फ्लेशर के सर्किट से हट जाता है, तो फिर वो ऑटो रिग्रेशन नहीं आएगा, तो उस समय फिर QRS के द्वारा आएगा। या कभी वो सर्किट काम नहीं कर रहा है तो P2 तो पिकअप होगी, लेकिन ये सर्किट काम नहीं कर रहा है, तो फिर ऑटो रिग्रेशन उस समय 2.5 kg प्रेशर हो जाने पर QRS के द्वारा आएगा। अगर QRS डी एनर्जाइज है तो फिर नॉच नहीं आएगा, क्योंकि QRS डी एनर्जाइज होती है, Q51 एनर्जाइज हो जाएगी, Q51 एनर्जाइज हो जाएगी तो V1 V2 पे Q51 का जो है NC इंटरलॉक खुल जाएगा, नॉच नहीं आएगा। तो उस समय हम QRS को चेक करते हैं, अगर वो डी एनर्जाइज है तो उसको वेज कर सकते हैं। वेज करने पर सावधानी ये रखना है कि कभी BP प्रेशर ड्रॉप होता है तो हमें MP को 0 पर लाकर रिग्रेशन लाना है, क्योंकि BP प्रेशर ड्रॉप होकर जो ऑटो रिग्रेशन आना चाहिए QRS के द्वारा वो नहीं आएगा। तो ये थी QRS के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं QRSI के बारे में। Q का मतलब रिले, RSI मतलब RSI ब्लॉक, यानी कि RSI ब्लॉक की ये सुरक्षा करने वाली रिले है। कैसे सुरक्षा करती है? ओवर करंट से, यूं कह सकते हैं ओवरलोड से। तो खाली RSI की नहीं, ट्रैक्शन पावर सर्किट की QRSI भी 2 होती है, ट्रैक्शन पावर सर्किट की QRSI 1 और ट्रैक्शन पावर सर्किट नंबर 2 की QRSI 2। तो जब भी ट्रैक्शन पावर सर्किट में इसकी सेटिंग होती है अलग अलग, जैसे WAG5 लोको है तो वहाँ पे 3600 एम्पियर पे सेटिंग है, WP4 लोको है तो वहाँ 4000 एम्पियर पे सेटिंग है। इस प्रकार इसकी सेटिंग होती है। तो जब भी कभी ओवरलोडिंग होगा, ओवर करंट होगा ट्रैक्शन पावर सर्किट में, तो QRSI रिले एनर्जाइज होगी। ये भी टारगेट वाली रिले है, TR पैनल पर लगी हुई है, और इसका NC इंटरलॉक MTDJ की ब्रांच में खुलता है और DJ VCB को ट्रिप करा देता है। जब भी QRSI ड्रॉप होती है तो ट्रैक्शन पावर सर्किट में हम खराबी चेक कर रहे हैं, वही खराबी धुआं गैस, धुआं चिंगारी वगैरह तो नहीं दिख रहा कहीं भी। अगर कोई खराबी मिलती है तो आइसोलेट करते हैं, नहीं तो फिर QRSI को रीसेट कर देते हैं। धन्यवाद। अब बात करते हैं QSIT के बारे में। जैसा कि Q का मतलब रिले है, SI का मतलब स्टैटिक इन्वर्टर, T का मतलब ट्रिप, यानी कि SI यूनिट के अंदर कोई भी खराबी होती है तो QSIT रिले एनर्जाइज होती है। QSIT का NC इंटरलॉक MTDJ की ब्रांच से खुलता है, MTDJ डी एनर्जाइज होता है और VCB को ट्रिप कराता है। तो ये रिले देखती है कि SI यूनिट के अंदर कोई खराबी तो नहीं हुई, खराबी होते ही एनर्जाइज होके SI यूनिट को भी बंद कराती है, VCB को भी ट्रिप करा देगी। तो ये था QSIT रिले के बारे में। ये भी TR पैनल पर लगी रहती है, बैटरी से ही एनर्जाइज होती है और SI यूनिट की सुरक्षा के लिए ये लगी हुई है। अब बात करते हैं QV61 के बारे में। QV61 बैटरी चार्जर का काम चेक करने वाली रिले है। ये भी TR पैनल पर लगी हुई है, और जब बैटरी चार्जर पूरा काम करना शुरू कर देता है तो QV61 एनर्जाइज होती है। QV61 का NC इंटरलॉक LSCHB लैंप पर खुल जाता है, LSCHB लैंप बुझ जाता है, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि बैटरी चार्जर काम कर रहा है। तो ये था QV61 के बारे में जानकारी। नमस्कार साथियों, राजभाषा से संबंधित प्रश्न की श्रृंखला में
आज आगे बढ़ते हैं। मैं 10-10 प्रश्न का एक एक वीडियो बनाता हूँ। ये वीडियो आपको कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जब आप देंगे तो उसमें बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकते हैं। और वैसे कभी कभी देखेंगे तो राजभाषा, हमारी जो राजभाषा हिंदी है, उसके बारे में भी हमें सामान्य ज्ञान रहेगा। इसके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के और भी वीडियो अपलोड होते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। और इस वीडियो को देखिए और लोगों को भी बताइए इसके बारे में, ताकि सबका ज्ञान विकसित हो। धन्यवाद। आइए देखते हैं 10 प्रश्न। अब बात करते हैं आरजीसीपी के बारे में। आरजीसीपी का पूरा नाम रेगुलेटिंग गवर्नर फॉर कंप्रेशर, और ये PC1 में ही लगी हुई रहती है। अधिकतर जहाँ पे बेबी कंप्रेशर वगैरह रहता है वहाँ लगी रहती है। और न्यूमेटिक पैनल अगर किसी लोको में है तो न्यूमेटिक पैनल पे मिलेगी। ये प्रेशर रिले है, जैसे RGEB है उस प्रकार की ये भी प्रेशर, वो डिब्बी जैसी प्रेशर रिले है। इसका काम क्या है? ये कंप्रेशर को गवर्न करती है। गवर्न करने का मतलब कंप्रेशर को अपने आप चलाना और अपने आप बंद करने का काम कराती है। कैसे कराती है? इसका जो इंटरलॉक है, वैसे ये लगी हुई कहाँ पे है? कंप्रेसर के सर्किट में। यानी कि कंप्रेसर का जो MR प्रेशर है, MR2 का जो प्रेशर जाता है, MR2 के प्रेशर पे इसका कनेक्शन दिया हुआ है। तो जैसे ही प्रेशर हो गया तो इसका इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक कंप्रेसर के कंट्रोल सर्किट में लगा हुआ है। जैसे प्रेशर बढ़कर 9.5 kg हो गया तो इसका इंटरलॉक कंप्रेसर के कॉन्टेक्टरों से खुल जाएगा और फिर वीड वाल्व पर लग जाएगा, जिससे ऑटो ड्रेन वाल्व ऑपरेट होगा। और जब प्रेशर घटकर 8 kg हो जाएगा तो इसका इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक जो है वो वापस कंप्रेसर के कॉन्टेक्टरों पर लग जाएगा। कॉन्टेक्टर क्लोज होंगे और कंप्रेसर अपने सर्किट के अनुसार चालू हो जाएंगे। तो इसका यही काम है, क्योंकि ये प्रेशर रिले, इसके ऊपर एक प्रेशर का पाइप का भी कनेक्शन है और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी है। तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो है वो कंप्रेसर के कंट्रोल सर्किट पर काम करता है, और जो प्रेशर का पाइप है वो MR2 का जो प्रेशर है वहाँ से एक पतला पाइप का कनेक्शन लेके RGCP को दिया हुआ है। अब बात करते हैं RGEB के बारे में। इसका फुल फॉर्म है रेगुलेटिंग गवर्नर फॉर इमरजेंसी ब्रेक। लोकेशन में ये भी न्यूमेटिक पैनल पर ही लगी होती है। अगर किसी लोको में न्यूमेटिक पैनल नहीं है तो PC2 में लगी रहती है। सहायक लोको पायलट के पीछे कैब 1 में लगी रहती है, लेकिन अधिकतर आजकल न्यूमेटिक पैनल लगा दिए। तो आप ये भी प्रेशर रिले है डिब्बी जैसी, यहाँ पे भी प्रेशर का पाइप का कनेक्शन है और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी है। ये सीधी BP पाइप पे कनेक्टेड है। तो जब BP प्रेशर घटकर 2.5 kg हो जाता है तो इसका इंटरलॉक जो है वो QRS से खुल जाता है और QRS डी इनर्जाइज हो जाती है, और QRS डी इनर्जाइज होकर Q51 को इनर्जाइज कर देती है, जिससे ऑटो रिग्रेशन आता है। अब Q51 इनर्जाइज होके क्या होता है? Q51 का NC इंटरलॉक V1 V2 पे खुल जाता है, जिससे MPEC का सर्किट खत्म हो गया और स्वतंत्र फीडर के द्वारा Q51 का एक NO इंटरलॉक लगता है V2 पे, जिससे ऑटो रिग्रेशन आता है। तो RGEB जो है वो प्रेशर जब घटकर 2.5 kg हो जाता है तब इसका कॉन्टैक्ट QRS पर खुलता, QRS को डी एनर्जाइज कराती है। अब BP प्रेशर बढ़कर जब 4.2 kg हो जाता है तब इसका कांटेक्ट वापस लगता है QRS पर और QRS एनर्जाइज हो जाती है।